साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 15 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर, जीएस या मैपिंग के दृष्टिकोण से जो भी चीजें महत्वपूर्ण हैं उन सभी चीजों को इस वीडियो में देखेंगे। और मैपिंग वाले सेक्शन में हम लोग दो देशों के बारे में बात करेंगे, इंडोनेशिया और ईरान के संबंध में। तो चलिए आज के डिस्कशन को चालू करते हैं हम लोग। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात कर लेते हैं। चूंकि 14 अप्रैल 2024 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जो मूलभूत चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार हम लोग इनके बारे में कुछ जो मूलभूत चीजें हैं उनको देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पूरा नाम था वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। ये एक प्रमुख भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक एवं राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी शकपाल थे। इनकी शिक्षा की यदि बात करें तो इन्होंने इनकी जो स्नातक शिक्षा थी वो बॉम्बे विश्वविद्यालय में होती है और उससे आगे की शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क जाते हैं और न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इनके योगदान की बात करें हम लोग तो देखिए, इन्होंने 1924 में जो है एक में दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की। फिर 1927 में जो है बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1927 में ही मार्च 1927 में महाड़ सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। जो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जैसे कांग्रेस जो है केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट की थी, परंतु भीमराव अंबेडकर जी ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण पूना पैक्ट होता है, कब होता है? इस सितंबर 1932 में। किसके मध्य में होता है? महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर के मध्य में। तो पूना पैक्ट भी नहीं समझते। इसके अतिरिक्त आपका वर्ष 1936 में जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन करते हैं। 1942 में जो है डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। फिर 1946 में बंगाल से संविधान सभा चुने जाते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इन्हीं के ही नेतृत्व में जो है संविधान का जो प्रारूप है वो निर्मित होता है। इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनते हैं, परंतु आगे चलकर के हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर के वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इनकी मृत्यु जो है आपकी 6 दिसंबर 1956 को होती है। ठीक है, और 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। मतलब भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। इनकी मृत्यु के काफी समय बाद दिया गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसे आप जो सोशल मुद्दे हैं वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल बुढ़ापे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर आजीविका और सम्मान से जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। इसके साथ ही देखिए, इसमें मामला क्या था? इसके साथ ही अदालत ने एक संपत्ति में रह रहे किराएदार को बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा। देखिए, मकान मालिक ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए किराएदार को बेदखल करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए किराएदार की इस दलील को खारिज कर दिया कि मकान मालिक की वृद्धावस्था स्वास्थ्य को देखते हुए यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि वह उस परिसर में कोई व्यवसाय करेगा जिसे खाली करने की मांग की गई थी। ठीक है, तो इसी पे जो है आपका दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था। तो इसका आप उल्लेख कहीं पर भी कर सकते हैं जो सोशल मुद्दे होंगे वहां पर। ठीक, आगे बढ़ यहाँ पर एक कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं, सामंत 24। देखिए, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय DTU में 2 दिवसीय NCC कार्यक्रम, ये क्या है? NCC कार्यक्रम, जिसका नाम है सामंत 24 उत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? दिल्ली में किया गया। सामंत 24 क्या है? NCC का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के संरक्षक DTU के कुलपति प्रोफेसर प्रतीक शर्मा और उप संरक्षक रजिस्ट्रार प्रोफेसर मधुसूदन सिंह रहे, जबकि आयोजक लेफ्टिनेंट राघवेंद्र गौतम व सह आयोजक CTO परिणीता सिन्हा रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला है NCERT जो है अपने पोर्टल से, जिसका पोर्टल है दीक्षा पोर्टल से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करेगी। उसी के संबंध में देखिए, शिक्षा में होते नित्य नए बदलाव व समावेशी कक्षा को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT अपने पोर्टल दीक्षा से दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देगी। तो ध्यान रखिएगा, दीक्षा जो पोर्टल है ये टीचरों के ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित है। ठीक है, पाठ्यक्रम में नामांकन और इस पाठ्यक्रम को पूरा करने की समय सीमा 18 अप्रैल से 2 मई तक रखी गई है।
मालूम हो कि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए समानता, न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक है, खासकर उन बच्चों के लिए जो विकलांगता, जातिता, लिंग या अन्य कारणों से हाशिए पर है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनपीई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ शिक्षकों के लिए समावेशन के संदर्शन को अपनाना अनिवार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार इस पाठ्यक्रम में समावेशी कक्षा और इसकी शिक्षा शास्त्र की गहरी समझ के साथ साथ सभी बच्चों को समावेशी प्रथाओं से मिलने वाले लाभों को सम्मिलित किया गया है। देखिए, एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नाहर सिंह ने पत्र जारी करते हुए शिक्षकों से कहा कि वो खुद ये एनसीईआरटी नहीं है, एससीईआरटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी नहीं है, एससीईआरटी है। तो डॉक्टर नाहर सिंह ने पत्र जारी करते हुए शिक्षकों से कहा कि वो खुद को इस प्रयास में शामिल करें, क्योंकि समावेशी कक्षाएं विविधता को अपनाकर अब प्रत्येक शिक्षार्थी का समग्र विकास सुनिश्चित करती है। एससीईआरटी द्वारा यह प्रशिक्षण दीक्षा लीड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें शिक्षक अपने मौजूदा ईमेल व मोबाइल नंबर से लॉग इन कर सकते हैं। जो एससीईआरटी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय, यहां पर देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, एससीईआरटी। जैसे एनसीईआरटी होता है नेशनल लेवल का, ये इसी प्रकार से एससीईआरटी है। तो जो दिल्ली का एससीईआरटी, दिल्ली का जो है, उसने ये पहल प्रारंभ की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग संपादकीय वाले पेज पे देखें तो यहाँ पर जो एक कोटेशन लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग का, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी देश की समृद्धि उसके धन की प्रचुरता, उसके किलों की मजबूती या उसकी भव्य इमारतों पर निर्भर नहीं करती। यह तो उस देश की शिक्षा, संस्कृति, चरित्र और मानसिक खुलेपन के पैमाने पर मापी जा सकती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ कथन जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी है, जो किसी भी समाज की प्रगति का सूचक वो महिलाओं की स्थिति के आधार पर मापने की बात करते हैं। यहाँ पर जो संपादकीय लिखा गया, जो लेख है, वो है जानलेवा बनती बिगड़ती हवा, मतलब वायु प्रदूषण किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य और मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है और किस प्रकार से लगातार हमारे देश में जो है वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर के यह लेख जो लिखा गया है मोनिका शर्मा जी के बारे में। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप निबंध लेखन में या जो आंसर राइटिंग है वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को हम लोग अलग से कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग जो है डिफेंस के सेक्टर में हम लोग बात करेंगे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, जिसका अभी सफल परीक्षण किया गया है 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान के पोखरण में किया गया है। ठीक है, देखिए, भारतीय सेना ने आसानी से कहीं भी ले जाने और कहीं से भी दुश्मन के टैंक को निशाना बनाने में सक्षम स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, MPATGM, ठीक है, हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिससे उसे सेना के शस्त्रागार में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस हथियार प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हथियार प्रणाली है इसे किसने विकसित किया है? DRDO ने। ठीक है, इस प्रणाली में MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति उपकरण तथा एक अग्नि नियंत्रण इकाई है। और देखिए, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उच्च श्रेष्ठता के साथ प्रौद्योगिकी को साबित करने के उद्देश्य से MPATG हथियार प्रणाली का कई बार विभिन्न उड़ान विन्यासों में मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हथियार प्रणाली का 13 अप्रैल को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया, राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर यदि हम आगे देखें तो यहां पर इजराइल पर हमले की चौतरफा निंदा की गई है विभिन्न देशों के द्वारा, जैसे अमेरिका सहित कई देशों ने चिंता जताई, साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है। ठीक है, तो इजराइल पर हमला किसने किया है? ईरान ने। तो हम लोग ईरान को एक बार मैपिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ईरान के द्वारा, जो ईरान की आर्मी है उसके द्वारा जो है एक जहाज का, कह सकते हैं जहाज को अपने कब्जे में लिया गया, जिस जहाज पर 17 भारतीय नागरिक भी जो है उपस्थित हैं। ठीक है, तो उनकी रिहाई का भी मुद्दा है। साथ ही साथ यहां पर हम लोग अगला देखें तो देखिए, इंडोनेशिया में भूस्खलन से 14 लोगों की मौत हुई है। इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आने से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लापता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि सुलावेशी द्वीप कहां पर है? सुलावेशी द्वीप आपका कहां पर है? इंडोनेशिया में है।
ठीक है, इंडोनेशिया में। तो हम लोग इंडोनेशिया को भी एक बार मैपिंग के दृष्टिकोण से देख लेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे यदि हम लोग जो खेल वाला पेज है इस पर आए तो यहां पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यहां पर बात करेंगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये कहां पर हुआ है, इसका आयोजन जो है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। तो यहां पर देखिए अंजू और हर्षिता को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा, जिससे इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भारतीय पहलवानों से अब तक दूर रहा है। देखिए यहां पर यदि बात करें तो मनीषा भानवाल और अंतिम कुंडू ने कांस्य पदक के साथ अपना अभियान खत्म किया। भारतीय महिला पहलवानों की बात करें तो कुल मिलाकर 6 पदक भारतीय महिला पहलवानों ने जीता है इसमें, ठीक है। इन 6 पदकों में से 3 रजत हैं और 3 कांस्य हैं, इतना याद रखिएगा। यदि अन्य की बात करें तो पुरुषों की फ्री स्टाइल में उदित ने भारत को रजत पदक दिलाया है। तो ये था आपका खेल प्रतियोगिता से संबंधित चीजें। अब हम लोग जो है मैपिंग वाले सेक्शन में चलते हैं और 2 देशों ईरान और इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं। यहां पर हम लोग पहले इंडोनेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जो कि आसियान संगठन है उसका भी एक सदस्य है, ठीक है। इंडोनेशिया को के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, नुसंतारा है। इसकी राजधानी आपकी नुसंतारा है, तो ध्यान रखिएगा। पहले इसकी राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, जकार्ता को हटा करके अब नुसंतारा को बना दिया गया है। इन चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए इंडोनेशिया जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें लगभग 13,667 द्वीप है। ये आपको जो पूरा ये दिख रहा है ये इंडोनेशिया ही है, ठीक है। तथा 6,000 द्वीपों पर मानव अधिवास पाया जाता है। यहाँ के महत्वपूर्ण द्वीपों में कालीमंटन जो कि बोर्नियो द्वीप पर है, कालीमंटन है, जावा है, सुमात्रा, मडूरा, सुलावेशी आदि प्रमुख है। इंडोनेशिया में जनसंख्या की दृष्टि से कालीमंटन जो है सबसे बड़ा प्रदेश है। यदि हम लोग जावा द्वीप के बारे में बात करें, जावा द्वीप यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका जावा द्वीप, ठीक है। जावा द्वीप पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित मृदा की उर्वरता अधिक होने के कारण कृषि का अधिक विकास हुआ है। परिणाम स्वरूप इंडोनेशिया के इसी द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और इसी द्वीप पर राजधानी जो पुरानी राजधानी जकार्ता थी इसी द्वीप पर स्थित थी, ठीक है। चूंकि जो आपका कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जलस्तर बढ़ रहा है समुद्र का, उसकी वजह से यहां पर जो द्वीप ये जकार्ता राजधानी इसको हटा दिया गया है। अब राजधानी जो है नुसंतारा को बनाया गया है जो कि बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक। तो जकार्ता जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह था, सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश रहा है। बोर्नियो द्वीप के बारे में बात करें, बोर्नियो द्वीप ये पूरा जो आपको द्वीप दिख रहा है ये बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। यहाँ 3 देशों का है। ये देखिए आपका जो हल्का क्रीम कलर का है ये है इंडोनेशिया का, इधर ये मलेशिया, ये छोटा सा है ये ब्रुनोई है। तो 3 देशों का है इस पर। यहीं पर ब्रुनोई पर ही इंडोनेशिया का कालीमंडन प्रांत जो है, मलेशिया का सबाह एवं सरावाक प्रांत है। सबाह ये जो आपका दिख रहा है सबाह और सरावाक, इधर आपका सरावाक है, इधर सबाह है, ठीक है। तो मलेशिया का सरावाक और सबाह प्रांत यहीं पर स्थित है। साथ ही साथ इस द्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहां पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है ब्रुनोई देश अवस्थित है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। मलेशिया के सबाह यहाँ पे सबाह यहाँ है, सरावाक यहाँ है। तो मलेशिया के सबाह एवं सरावाक प्रांत मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सुमात्रा द्वीप के बारे में बात करें तो यह है आपका सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप के पूर्व में अवस्थित यहां पर जो जावा सागर है ये आपका जावा सी है। जावा सागर में बांगका द्वीप है आपका, एक सेकेंड, बांगका द्वीप है ये आपका, ठीक है। पेली टूनिंग तथा शेंगकीप द्वीप ये द्वीप जो है अवस्थित है, जो टीन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें संयुक्त रूप से 3 आइसलैंड भी कहा जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान यहां पर रखिएगा। यहां पर जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ये हो गया, ठीक है। इन्हें संयुक्त रूप से 3 आइसलैंड भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपकी विश्वत रेखा जो है वो इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। वो आपका सुमात्रा, बोर्नियो, जावा से नहीं गुजरती।
और ये सुलावेशी। ये ध्यान रखिएगा, ये जो सुलावेशी की बात हम लोग करें, सुलावेशी द्वीप जो है ये है सुलावेशी द्वीप। ये जो आपको दिख रहा है ये स्मॉल के आकार का है, स्मॉल के आकार का है। और सुलावेशी द्वीप जो है ये विश्व का 11वां सबसे बड़ा द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा सुलावेशी द्वीप कहाँ है। और यहीं पे देखिए मकास्कर स्टेट है। मकास्कर स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मकासार जो है, ये क्या करता है, ये आपका ब्रूनियो द्वीप और सुलावेशी द्वीप को अलग करता है तथा सेलेविस सी और इधर आपका जावा सी या बाली सी को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजों को देखें, कुछ जो अन्य आपके जल संधियां हैं, ठीक है, या स्टेट है। तो यहां पर आपका ये सुंडा स्टेट है या सुंडा जल संधि है, जो कि जावासी और इधर आपका क्या है, इंडियन ओशियन है, इसको जोड़ता था। ये सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है। और स्टेट ऑफ मलक्का, यहां पर है आपका स्टेट ऑफ मलक्का, जो मलेशिया प्रायद्वीप को जो है सुमात्रा प्रायद्वीप से या सुमात्रा द्वीप से अलग करने का कार्य करता है। तो और यहाँ पे आपका अंडमान सी है और इधर आपका जावा सी है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे ईरान के बारे में। तो ईरान इस समय लगातार चर्चा में है, तो ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईरान की राजधानी तेहरान है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सीमा किससे किससे लगती है। तो इसकी सीमा आप देखेंगे तुर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान के अतिरिक्त आप इधर देखेंगे अफगानिस्तान, और नीचे जाएंगे तो इधर आपका पाकिस्तान है, और इधर आपका जो है इराक से इसकी सीमा लगी हुई है। इसकी यदि समुद्री या जलीय सीमा देखें तो कैस्पियन सी से लगी हुई है, कैस्पियन सी, और नीचे देखेंगे पर्शियन गल्फ से और गल्फ ऑफ ओमान से लगा हुआ है। स्टेट ऑफ होर्मुज कई बार चर्चा में रहता है। तो स्टेट ऑफ होर्मुज जो है ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, और ये ओमान को जो है ईरान से अलग करने का कार्य करता है। ठीक, कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करें। यहाँ पे जो चाबहार बंदरगाह है, यहाँ पर आपका चाबहार बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। यह सिस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर अवस्थित है। मकरान तट पर अवस्थित है। ईरान में पहला जो तेल का कुआं है वो 1913 में 13 ईस्वी में मस्जिद ए सुलेमान में खोदा गया था, जो ईरान का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। जो एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला जो आपका तेहरान है, एक सेकंड, यहां पर यहीं पर एलबुर्ज, इधर पूरा जो है एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला है, यहीं पर आपका तेहरान भी है। तो ईरान की राजधानी तेहरान जो एलबुर्ज पर्वत के दक्षिण में अवस्थित देश का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। यहाँ सिगरेट, जूते तथा सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख है। इसके अतिरिक्त यह है आपका इस्फान, ये सूती और ऊनी वस्त्र के साथ साथ लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि आपका आबादान और अहुआज, AHVAZ, ये जो है आपके ये ईरान के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त दस्ते लूत, ये पूर्वी ईरान में है। दस्ते लूत जो है आपका पूर्वी ईरान में है, और दस्ते कबीर जो है वो दक्षिणी ईरान में है। ये दोनों यहाँ के प्रमुख क्या हैं? ये रेगिस्तान है। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ईरान के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।